मैंने यहाँ पे नाम लिखा है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, यानी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की, जो कि अपनी स्टार्टिंग में देखी थी कौन सी है, नवीन परिवारों को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये ऊपर कर लेता हूँ, नवीन परिवारों को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत लाभान्वित करना। इसका मतलब हो गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पहले जो भी परिवार शामिल थे, उनके अलावा अतिरिक्त और परिवारों को इसमें शामिल करने की जो योजना है, उसी का नाम है नवीन परिवारों को एनएफएसए से लाभान्वित करना, ये योजना है। और इसमें देखो, मैं यहाँ पे फिर बाद में करूँगा, राजस्थान सरकार द्वारा बजट 25-26 में, ध्यान रखना कौन से बजट में, बजट 25-26 में घोषणा हुई है कि 10 लाख परिवारों को, यानी इन 10 लाख परिवारों के लिए जो योजना चलाई जा रही है उसका नाम ही ये है। पहले तो ये समझ लो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कौन सी योजना है, कि राजस्थान सरकार द्वारा ये चलाई गई है, और जो भारत सरकार का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है, उसके तहत जो लाभ मिलते हैं वो लाभ 10 लाख परिवारों को और दिए जाएंगे, यानी कि इस योजना में 10 लाख और नए परिवार ऐड किए जाएंगे। साथ ही सरकार के द्वारा इसमें गिव अप कैंपेन भी चलाया जा रहा है, यानी ऐसे लोगों से अपील की जा रही है कि वही जो समर्थ है, अब ऐसे लोग समर्थ हैं कि वो अपना, मतलब ये जो खाद्य सुरक्षा की उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कैपेबल है, क्योंकि वो अच्छा कमाते हैं, तो ऐसे परिवारों से इस अभियान में ये अपील भी की जा रही है कि गिव अप, यानी छोड़ दो आप। किसको छोड़ दो? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो आप लाभ ले रहे हो उसको छोड़ो स्वेच्छा से। ऐसे लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए एक तो गिव अप अभियान, और इसके अतिरिक्त जो लोग वास्तव में आने चाहिए, कई बार क्या होता है, योजना आ जाती है, योजना का सर्वे भी हो जाता है, लाभार्थियों को जोड़ भी लिया जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लाभार्थी होते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंटल रिक्वायर चीज़ें नहीं होती है, डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी होती है, तो वो नहीं जुड़ पाते। बहुत से ऐसे लाभार्थी होते हैं जिनको ज्ञान पता नहीं होता उस योजना के बारे में, तो वो भी नहीं जुड़ पाते, जो दूर दराज के क्षेत्र में वो रहते। तो ऐसे लोगों को इस अभियान से, इस योजना से जोड़ने के लिए, यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान का को एक तरह से वास्तविक रूप से और ज़्यादा सार्थक बनाने के लिए, सार्थक का मतलब क्या हो गया कि एक्चुअल में जो रियल लाभार्थी है ना, उन तक ये योजना पहुंचे, कोई भी लाभार्थी इसमें छूटे नहीं। तो सभी लाभार्थियों को जो वास्तव में इसके लिए नीडिड पर्सन है, उनको इस योजना में लाना, और जो ऐसे लाभार्थी हैं जो वाकई में अपना वहन खर्चा खुद उठा सकते हैं क्योंकि वो सक्षम हो गए हैं, तो ऐसे लाभार्थियों को प्रोत्साहित करना कि आप इससे बाहर चले जाइए। तो दो पार्ट के रूप में ये जो नवीन परिवारों को एनएफएसए से लाभान्वित करना, जो ये फ्लेक्सिप योजना सरकार के द्वारा चलाई गई है, तो मैंने दो बातें बता दी, मेन चीज़ें दो ही हैं। अब थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं, इस योजना का आधार कौन है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? सितंबर 2013 से। ये डेट ध्यान रखना आप। ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? सितंबर 2013 से। नोडल विभाग मैंने बता ही दिया इसको, खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले, ये शुरू में अपन ने बात कर ली। इसका उद्देश्य क्या है कि वंचित परिवारों को खाद्य सुरक्षा, क्योंकि उनको सस्ती दरों पर गेहूं, ठीक है ना, जो है आपका चावल है, ये बहुत सस्ती दरों पर 1 रुपये 2 रुपये की रेट पे उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है, ताकि कोई भूखा न सोए, कोई व्यक्ति। इस सपने को साकार करना, हर व्यक्ति की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ये इस खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का उद्देश्य था। इस खाद्य सुरक्षा अधिनियम में अपन देखें तो इसकी मुख्य विशेषता ये थी, इस खाद्य सुरक्षा अभियान, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, उसके तहत देश की 67% जनसंख्या को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है ना। 75% देखे तो शहरी है, और सॉरी ग्रामीण है, और 50% देखे तो शहरी है, जो मैंने आगे लिखा है। तो इसमें टोटल मिला के देश की 67% आबादी को इसमें शामिल करना था। और इस आबादी में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, देखिए इस आबादी में 75% जो आबादी है वो ग्रामीण क्षेत्रों की, और शहरी क्षेत्र की 50, यानी देश की टोटल मिला के 67% आबादी, यानी देश में 100 में से 67 लोग इसके दायरे में आ रहे हैं। इन 67 लोगों का क्लासिफिकेशन दो प्रकार से किया है, कि ग्रामीण क्षेत्र में तो लगभग 75% लोग आ रहे हैं, यानी केवल 25% लोग ऐसे हैं जो इस योजना के तहत नहीं है, और शहरी क्षेत्र में आधे लोग आ रहे हैं, आधे लोग ऐसे हैं जो योजना के दायरे से बाहर हो गए हैं। तो यानी कि ये जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है, यही पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि जो मुख्य फ्लैगशिप थी उसमें तो दो बातें मैंने बताया, कि कितने लाख परिवारों को शामिल करना है और गिव अप कैंपेन है, इन दोनों को जोड़ लो। बाकी सारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम ही अपन पढ़ रहे हैं। इसमें पात्र परिवार कौन होगा, यानी कौन व्यक्ति होगा जिसका लाभार्थी होगा? तो पहली तो है अंत्योदय अन्न योजना। ये अंत्योदय अन्न योजना के जो लाभार्थी हैं, उनको तो मिलेगा 35 किलो, कितना, 35 किलो खाद्यान्न
प्रति परिवार माह। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनको तो मिलेगा 35 किलो, कितना, 35 केजी, लेकिन ये मिलेगा प्रति परिवार। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये मिलेगा कैसे, प्रति परिवार। यानी अंत्योदय योजना वाले जो परिवार हैं उसमें परिवार में 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, 5 लोग हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। यहाँ पे यूनिट जो है, इकाई जो है, वो है परिवार। परिवार के हिसाब से 35 किलो। और दूसरा है अंत्योदय के अलावा प्रायोरिटी हाउस होल्ड। ये कौन होंगे, जैसे बीपीएल वाले हो गए, एपीएल वाले हो गए, और सरकार भी कुछ डिसाइड करती है जिनके बारे में बात कर लेंगे। तो वो लोग होंगे, यानी प्रायोरिटी हाउस होल्ड इनको बोलते हैं, प्राथमिकता वाले परिवार के नाम से इनको जाना जाता है। इन परिवारों को 5 केजी। तो देखिए जो अंत्योदय में है उनको तो 35 किलो हर परिवार के हिसाब से, और जो अंत्योदय के अलावा इस योजना के लाभार्थी है उन सबको 5 केजी मिलेगा। कितना, 5 केजी। लेकिन ध्यान रखना ये 5 केजी प्रति व्यक्ति के हिसाब से, परिवार के हिसाब से। यहाँ पे यूनिट व्यक्ति है और यहाँ पे यूनिट परिवार है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पढ़ते समय ध्यान में रखना। आप सोचो 35 किलो प्रति व्यक्ति, देखो इसको वैसे लॉजिक से भी याद करा देता हूँ, आप खुद लॉजिक लगाओ। 35 किलो प्रति व्यक्ति को देंगे, परिवार में 5 किलो, तो कितना अनाज चला गया, इतना थोड़ी खाएंगे महीने भर में, इसका मतलब नो। यहाँ तो परिवार, और 5 किलो परिवार के हिसाब से देंगे तो 5 किलो तो उनका 4-5 दिन में बीत जाएगा, 7-8 दिन, 10 दिन मान लो, फिर क्या खाएंगे वो। तो इसका मतलब आप यदि ये लॉजिक लगा लोगे तो दोनों चीज़ें याद हो जाएगी कि किस में तो परिवार यूनिट है और किस में व्यक्ति यूनिट है, दोनों आपको याद रह जाएगी। खाद्यान्न अपन बहुत बार पढ़ते हैं। गेहूँ कितने में, 2 रुपये प्रति किलो। चावल का रेट क्या है, 3 रुपये। मोटा अनाज जो भी है, जैसे मान लो बाजरा है, मक्का है, जो भी मोटा अनाज है, वो 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिया जाएगा। ये तीनों चीज़ें हैं, यानी मोटा अनाज 1 रुपये, गेहूँ 2 रुपये, और चावल कितना है, 3 रुपये। इसके अतिरिक्त जैसे कई जगह नेफेड के माध्यम से चना भी दे दिया जाता है, 1 किलो चना दे दिया, तेल दे दिया, नमक दे दिया, ये चीज़ें भी दे दी जाती है। तो इस तरह से ये लाभार्थियों को ये चीज़ें यहाँ पे शामिल की जाती है। फिर राजस्थान सरकार ने क्या पहल शुरू की, जो मैंने बता दिया, 10 लाख परिवारों को इस योजना के दायरे में राजस्थान सरकार के द्वारा लाया गया है। फिर देखो ये पात्रता, ये मैंने पात्रता लिखी है, इसको थोड़ा सा राजस्थान के हिसाब से भी मैंने जोड़ा है, भारत के हिसाब से तो इसमें पात्रता में पहला क्या है, बीपीएल परिवार इसके पात्र हैं। और दूसरा दूसरा कौन, अंत्योदय अन्न वाले परिवार हैं, और अन्य कमजोर और वंचित वर्ग हैं। 3 लोग पात्रताएं, बीपीएल भी हैं, अंत्योदय अन्न वाले भी हैं, और कमजोर वंचित वर्ग भी हैं। अब कमजोर वंचित वर्ग सरकार ने किसको माना है, भाई बीपीएल का तो चलो कार्ड बनता है, अंत्योदय अन्न वाला अंत्योदय कार्ड उनका बनता है, लेकिन जो अन्य वर्ग हैं उसको किसको शामिल किया जाएगा। तो सरकार ने कहा देखो ये लोग इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे, तो बाकी इसमें आ गए, कमजोर वर्ग में कौन नहीं आएगा, तो ये आप पढ़ लो। इसके अलावा जो है वो कमजोर वर्ग में आ जाएंगे सरकार के हिसाब से। कैसे, जैसे किसी भी परिवार का कोई सदस्य आयकर देता हो, टैक्स देता हो परिवार में, आयकर मतलब इनकम टैक्स देता हो, तो वो परिवार इस योजना के दायरे से बाहर चला जाएगा। इस नगरीय क्षेत्रों में यदि किसी परिवार की वार्षिक आय 3 लाख है और ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी है, 2 लाख है, ठीक है ना, नगर में 3 है और ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी है, 2 लाख है, तो वो परिवार भी इस योजना के दायरे से बाहर। इसका मतलब होगा 3 लाख से कम वाला और ग्रामीण में 2 लाख से कम वार्षिक आय है, वो इसके दायरे के अंदर हो गया। आयकर नहीं दे रहा है, वो इसके दायरे से अंदर हो गया, ठीक है ना। फिर किसी के पास 4 व्हीलर है, वो परिवार बाहर हो गया। ट्रैक्टर है, वो भी बाहर हो गया, ठीक है ना। जनरेटर है 5 kV से ज़्यादा का, वो भी बाहर हो गया। शस्त्र का लाइसेंस किसी के पास है, वो बाहर हो गया। नगरीय क्षेत्र में किसी के पास 100 वर्ग मीटर का प्लॉट है, तो वो भी बाहर हो गया। और ग्रामीण क्षेत्र में 5 एकड़ से अधिक की सिंचित जमीन है, तो वो भी बाहर हो गया। इसके अलावा बाकी सब योजना के अंदर है, ठीक है ना। तो ये, और अब आप देखिए ये चीज़ें सरकार ने डिसाइड की है, फिर भी आप देखिए कि मतलब देश की 68% आबादी है, ठीक है ना, जो इस तरह से इनके भी नीचे आप देखोगे, हालांकि बीपीएल परिवार का कार्ड है तो उसके लिए बीपीएल कार्ड होना ही ज़रूरी है, बट फिर भी आप देखिए कि देश की कितनी आबादी है, वो अभी आज भी खाद्य सुरक्षा के लिए, आबादी को खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता है। तो आज भी 67% आबादी सरकार के ऊपर डिपेंड है खाद्य सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट स्कीम अपन देखते हैं, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्कीम है। आपको एक बात बताता हूँ मैं, आप कभी भी स्कीम्स को पढ़ो ना तो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ो, बोरिंग नहीं है। मैं आपको मेरा पर्सनल कह रहा हूँ ईमानदारी से, कि इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, वास्तव में अभी पॉलिटी के ऐसे प्रश्न आ रहे हैं सर, पता नहीं क्या हो गया पॉलिटी में, ऐसे बच्चे घबरा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इकोनॉमिक्स और पॉलिटी ऐसे सब्जेक्ट है जिनको जिया जा सकता है।
देखो कल्चर वास्तव में मैं पढ़ाता भी हूँ, मुझे ध्यान है, लेकिन मुझे ये कल्चर का पता है कि फिर भी रटना ही पड़ता है उसमें बहुत सारी चीज़ें, इतिहास में रटना ही पड़ता है चीज़ों को। लेकिन पॉलिटी इकोनॉमिक्स ऐसी है, यदि आपने उसको जीना शुरू कर दिया तो ये रटना नहीं रटने की चीज़ें बहुत कम हो जाती है। जब आप इंटरेस्ट से पढ़ते हो तो इसमें आनंद आता है, क्योंकि फिर लेटेस्ट सब्जेक्ट होते हैं, डायनामिक सब्जेक्ट होते हैं, नई नई चीज़ें इनमें आती है। देखिए, फिर ऊर्जा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के लिए मैंने दो योजना है, एक तो कुसुम योजना है, एक संशोधित वितरण क्षेत्र योजना है। इस वीडियो में अपन केवल एक बात करेंगे कुसुम योजना की ओर, ठीक है ना। कुसुम योजना के बारे में देखते हैं अपन। कुसुम योजना की फुल फॉर्म है किसान कुसुम। पहले तो मैं इसको ही लिख देता हूँ, इसी में आ जाएगा किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो कुसुम की मैंने इसमें फुल फॉर्म लिखी हुई नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान। ये कुसुम योजना की फुल फॉर्म है, ठीक है ना। इसमें उद्देश्य क्या है, ऊर्जा सुरक्षा देना, ठीक है। उद्देश्य क्या है, ऊर्जा सुरक्षा देना। अब मैं इस ऊर्जा सुरक्षा के द्वारा पहले इसके उद्देश्य पढ़ा देता हूँ आपको, फिर इसके बाद में इसका परिचय लेंगे अपन, ताकि आपको याद हो जाए ये उद्देश्य। और ले लेता हूँ, इसके बाद में नीचे ले लेंगे अपन। देखो, किसानों को सस्ती स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षा देनी है। कि देख क्या देनी है, ऊर्जा सुरक्षा। नाम जो लिखा था उसी की व्याख्या कर रहा हूँ मैं। ऊर्जा से सुरक्षा देनी है तो ऊर्जा सस्ती होगी तभी तो सुरक्षा होगी। आप ये कह दो कि एक नई स्कीम लेके आए हैं, अभी किसानों को 10 रुपये यूनिट के लगेंगे, अब नई स्कीम में हम 15 ले लेंगे, तो ऊर्जा सुरक्षा थोड़ी हुई। किसान देखेगा यार मेरी तो पुरानी ही ठीक थी। मतलब कुछ तो हो, सुरक्षा ऊर्जा भी निरंतर उसको मिले, लेकिन वो कैसे मिले, सस्ती मिले। स्वच्छ यहाँ पे, क्योंकि सोलर ऊर्जा की बात यहाँ पे की जाएगी, तो सोलर ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है, स्वच्छ ऊर्जा होती है, क्योंकि उसमें गैस से नहीं निकलती है, पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। फिर सतत ऊर्जा देना, सतत यानी निरंतर देना है ऊर्जा। मुख्य उद्देश्य बता रहा हूँ पहले मैं, क्या बता रहा हूँ, मुख्य उद्देश्य, बाकी अन्य उद्देश्य पढ़ोगे तो उसके साथ ही आ जाएंगे। सतत ऊर्जा का मतलब हो गया कि आपको जो ऊर्जा किससे दी जाए, सोलर से, और सौर ऊर्जा हमेशा मिलेगी। ये थोड़ी खत्म होगा, सूर्य खत्म होगा तो अपने भी खत्म हो जाएंगे। यानी ये सतत ऊर्जा है। तीसरी चीज, सारे पॉइंट्स देख लेना आप, सौर ऊर्जा से जोड़ना। सौर ऊर्जा है क्योंकि सस्ती मिलेगी, स्वच्छ ऊर्जा है, सतत है। और कृषि क्षेत्रों को डीजल रहित बनाना, क्योंकि बहुत सारे कृषि क्षेत्रों में जहाँ पे बिजली नहीं जाती है ना, तो वो डीजल से चलाते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे कृषि क्षेत्र है जहाँ पे बिजली नहीं जाती है ना, तो वो किससे चलाते हैं, डीजल से चलाते हैं। तो ऐसे डीजल को हटाना, क्योंकि डीजल से भी क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है और महंगी भी पड़ती है, तो ये देना। अब देखो, किसानों को सौर ऊर्जा आधारित पंप और बिजली उपलब्ध कराना, तो ये अपनी जब स्कीम को डिटेल से पढ़ेंगे तो आ जाएगा। डीजल पंपों पर निर्भरता कम करना, तो जो ऊपर अपन ने पढ़ा, पर्यावरण प्रदूषण को घटाना, जो अपन ने मुख्य उद्देश्य पढ़ा। किसानों की अतिरिक्त आय का स्रोत देना, क्योंकि किसानों को बिजली के लिए सोलर पंप लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, अब बिजली एक्स्ट्रा पैदा हो रही है, तो वो ग्रिड को दे दो किसान। जैसे अभी बात करेंगे, ग्रिड को दे दो, ग्रिड वाला। अब तक किसान सरकार को पैसे चुकाता था, अब सरकार किसान को देगी, ले भाई तेरी इतनी बिजली हमको मिली है, आप इसके बदले में पैसे ले लो, तो अतिरिक्त आय हो गई ना। और कृषि क्षेत्र में नवीनीकरण ऊर्जा, क्योंकि सोलर ऊर्जा को कौन सा बोलते हैं, नवीनीकरण ऊर्जा बोलते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। तो ये उद्देश्य बहुत सिंपल है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब भी उद्देश्य पढ़ो, बस थोड़ा सा होश में होके पढ़ो। आपके उद्देश्य एग्जाम तक नहीं बोलोगे, हाँ बेहोशी में पढ़ोगे ना तो एग्जाम में याद ही नहीं आएगा। होश में पढ़ो बस, स्कीम को दिमाग में रखो, उसके इर्द गिर्द उद्देश्यों को देखो, आपको उद्देश्य याद हो जाएंगे। और आजकल पूछे जाते हैं, अभी तो लगेगा सर क्या उद्देश्य पढ़ा रहे हो, उद्देश्य तो सीधे सीधे है, लेकिन जैसे एग्जाम में उद्देश्य लिखा हुआ आता है तो तीन तो आ जाता है कि इनमें कौन सा उद्देश्य नहीं है, फिर आपका दिमाग खराब। और उद्देश्य तो मैंने, क्योंकि रट भी नहीं सकते उसको, कॉमन सेंस लगा के करना पड़ेगा। अब कॉमन सेंस कब लगेगा, जब आपने स्कीम को उसमें पढ़ा है। अब देखिए, अब अपन इसका परिचय ले लेते हैं। लॉन्च कब हुई है योजना, शुरुआत कब हुई, मार्च 2019 को। नोडल मंत्रालय, यानी इस योजना भारत सरकार का नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, ये तो वैसे याद हो जाएगा क्योंकि योजना ऊर्जा सुरक्षा यानी सोलर पंपों से रिलेटेड है। ऊर्जा मंत्रालय नहीं करेगा, नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार का करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन से समूह है जिनको इस योजना का लाभ मिलेगा, तो पहला है किसान, रट्टा मार लो, ये तो वैसे याद आ जाएगा सर, ये तो हमें याद हो गया, क्योंकि सोलर पंप कहाँ लगाओगे, खेत में लगाओगे। खेत में कौन काम करेगा, किसान करेगा, किसान के खेत होंगे तो लाभार्थ, ठीक है सर, ये तो बिल्कुल। सहकारी समितियों को, क्योंकि कई जगह क्या होती है, सहकारी समितियां मिलकर के खेती करती है, ठीक है ना,
तो ऐसे क्षेत्रों में सहकारी समितियों को भी इसमें जोड़ा गया, पंचायत भी इसमें जोड़ी गई है, और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं ना। तो ये एफपीओ बोलते हैं। मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कई जगह छोटी छोटी खेती है, मतलब छोटे छोटे खेत हैं, अब 20-50 किसान मिलकर के एक एफपीओ बना लिया। अब उनके खेत एक जगह हो गए ना सारे, अब उसमें प्रोडक्शन उल्टा ज़्यादा होगा, उनको लाभ भी ज़्यादा मिलेगा, तो एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हैं। तो सारे फार्मर मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, उस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से करेंगे। यानी तीनों प्रकार के, 4 प्रकार के लोग इसके लक्षित समूह, ध्यान रखना। पहला किसान है, दूसरा सहकारी समितियाँ भी इसमें है, तीसरा पंचायत है, चौथा एफपीओ है। चारों का नाम ध्यान रखना। फिर इसमें साझेदारी क्या रहेगी, नीचे और डिटेल से बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे मोटा मोटा बता रहा हूँ। केंद्र राज्य का 60-40, ठीक है ना। विशेष श्रेणी के राज्यों में केंद्र 90 देगा, जैसे ये नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे ये साझेदारी रहेगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक नीचे और बता दूंगा कि नीचे जैसे इसके घटक हैं, तो अलग अलग घटकों में ये पैटर्न बदलता जाएगा, तो अपन वहाँ पे ये बात कर लेंगे। अभी मोटा मोटा योजना की अवधि मार्च 19 से शुरू हुई है और 31 मार्च 2026 तक ये योजना है। बाद में सरकार इसको बढ़ाएगी, तो ये योजना और आगे तक चली जाएगी। अब मैंने कहा ना कि जो मैंने शुरू में आपको बताया कि इसमें फंडिंग पैटर्न है वो अलग अलग हो जाएगा, वो कैसे आएगा अपन बात करते हैं। अभी तक तो माइंड में रखो, इसके 3 घटक हैं, टोटल घटक कितने हैं इसके, 3 घटक है। पहला घटक है घटक ए। घटक ए में ध्यान रखना, सौर ऊर्जा संयंत्र, सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। सौर ऊर्जा संयंत्र कितने लगाए जाएंगे, 10,000 मेगावाट के। टोटल लक्ष्य कितना इस योजना में, 10,000। अच्छा, मान लो मैं मेरे यहाँ पे सोलर प्लांट लगाना चाहता हूँ घटक एक के तहत, तो मैं कितना सोलर प्लांट लगा सकता हूँ, तो कोई भी संयंत्र है ना 500 किलोवाट से लेकर के 2 मेगावाट तक का लगा सकते हैं। यदि मैं संयंत्र लगाना चाहता हूँ मेरे खेतों में, तो मैं 500 किलोवाट से लेके 2 मेगावाट तक का संयंत्र लगा सकता हूँ। लेकिन टोटल जितने भी संयंत्र लगेंगे ना, तो सरकार ने लक्ष्य किया कि 10,000 मेगावाट तक की बिजली है ना, इनके माध्यम से ये सोलर प्लांट लगेंगे ना, इनके माध्यम से हम उत्पादन करने का लक्ष्य रखते हैं। ये भारत सरकार 10,000 मेगावाट या 10 गीगावाट बोल लो, ठीक है। तो वहाँ तक की जो ऊर्जा है। और देखो इसमें डिसेंट्रलाइज्ड ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट है, ये मैंने इसलिए लिखा है। इसमें सौर ऊर्जा डिसेंट्रलाइज यानी विकेंद्रीकरण है, ये एक विकेंद्रीकरण हो गया। विकेंद्रीकरण कैसे हो गया मैं बताता हूँ। ये किसान है, पहले क्या होता था, ये बिजली यहाँ उत्पादन हुई विद्युत गृह से और यहाँ से सब जगह फैली। अब बिजली नीचे उत्पादन हो रही है, ऊपर से नीचे से ऊपर जा रही है। तो नीचे से ऊपर कोई चीज़ जाती है तो उसको विकेंद्रीकरण बोलते हैं, ऊपर से नीचे आती है उसको केंद्रीकरण बोलते हैं, ठीक है ना। तो बिजली का सिस्टम विकेंद्रीकरण होगा इसमें। लाभार्थी वही 4 हैं जो मैंने बता दिया। योजना के तहत राजस्थान में क्या हुआ, पहला संयंत्र बनाया गया था भालोजी गांव कोटपुतली जयपुर में। दूसरा राजस्थान का संयंत्र है गढ़सीसर चूरू में। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, तो आपको ध्यान में रखनी है। ये मैंने कुछ बातें और लिख दी कि जैसे बिजली उत्पादन होती है तो डिस्कॉम को बेचेंगे जो भी है, और डिस्कॉम को बेच करके अतिरिक्त आय का सृजन होगा। तो ये तो रट्टा मारो, ये मत मारो, मेन चीज़ें मैंने घटक एक में आपको बता दी। फिर इसके बाद में देखो घटक 2 है, इसमें है स्टैंड अलोन, ठीक है ना। घटक 2 में क्या है, स्टैंड अलोन सोलर पंप। इसमें क्या बनाया जाएगा, सोलर पंप। पहले में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, दूसरे में सोलर पंप। और स्टैंड अलोन यानी अकेला सोलर पंप है, जैसे मैं मेरे खेत में लगाना चाहता हूँ तो मेरे खेत में सोलर पंप लगेगा, वो मेरा अकेला हो गया, फिर वो उससे ग्रिड में जोड़ा जाएगा, वो दूसरी बात है। तो स्टैंड अलोन सोलर पंप योजना है इसका दूसरा घटक। इसमें क्या किया जाएगा देखिए, अब देखो ये लक्ष्य थोड़े से बदलते रहते हैं, तो आप चेंज कर लेना। पहले 14 लाख थे, अब मैंने देखा 20 लाख हो गए, ठीक है ना। 20 लाख सोलर पंप लगाए जाएंगे, कितने, 20 लाख। और वहाँ पे सोलर प्लांट कितने मेगावाट के, 10,000 मेगावाट तक का। यहाँ पे कितने, 20 लाख सोलर पंप लगाए जाएंगे। अलग अलग सोलर पंप हो गए ना स्टैंड अलोन। अब ये सोलर पंप कहाँ लगाए जाएंगे, जिनके खेत ग्रिड से जुड़ा हुआ नहीं है, जिन्हें बिजली नहीं जुड़ा हुई है। ऐसे भी तो खेत है जो बिजली से जुड़े हुए नहीं है, तो वहाँ पे डीजल चलते हैं, डीजल से बिजली उत्पादन करते हो। डीजल से उत्पादन करके खेतों में पानी देते हैं। तो डीजल जो है, डीजल की निर्भरता को ख़त्म करना है। और ऐसे क्षेत्रों में ये दूसरा 20 लाख वाला यानी घटक बी, सोलर प्लांट लगेंगे, लेकिन वहाँ पर लगेंगे जहाँ पर ग्रिड से पहले वो जुड़े हुए नहीं, वो खेत वहाँ पर बिजली से की सुविधा नहीं है, तो वहाँ पर ये लगाया जाएगा। ये चीज़ मैंने बता दी। खेतों की सिंचाई के लिए स्वतंत्र रूप से चलने वाले सोलर पंप लगाए जाएंगे। डीजल पंप की जगह उपयोग होंगे, क्योंकि पहले डीजल थे।
अब देखो इसमें सब्सिडी देख लो, वो जो मैंने शुरू में बताई थी ना, वो तो ओवरऑल हो गई। जैसे घटक एक में लगाना चाहता है तो 60-40 का रेशो होगा, 60 केंद्र सरकार देगी, 40 वो देगी। लेकिन घटक बी का रेशो देखो, घटक बी में यदि 100 रुपये दिए जाते हैं तो 100 रुपये में से 60 रुपये तो सरकार देगी, 30 केंद्र सरकार और 30 राज्य सरकार, ठीक है ना। यानी वहाँ पे वो 60-40 था ना, वो यहाँ पे 30-30 पड़ो, 60 में से 50-50 हो गया, वो यहाँ पे 50-50 हो गया। और जो मैंने नॉर्थ ईस्ट और 90-10 बोला था ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर 50-20 का हो जाएगा। मतलब ये समझो, ये चलो बाद में बताते हैं, एक बार कन्फ्यूज हो जाओगे। पहले 100 रुपये का डिवाइडेशन कर लेते हैं। 100 रुपये यदि खर्चा आता है टोटल, तो उसमें से 60 रुपये केंद्र सरकार और राज्य सरकार देगी, इसमें 60 तो सेंट्रल गवर्नमेंट और 60 स्टेट गवर्नमेंट, 30-30 का देगा ये, इससे दोनों का है ना। 30 रुपये जो है किसान को ऋण से मिल जाएंगे, ये भी केंद्र सरकार उपलब्ध करवाएगी, एक तरह से बैंकों से कनेक्ट करवा देगी, डॉक्यूमेंट लेगी और किसान को ऋण मिल जाएगा। चुकाना किसान को पड़ेगा, लेकिन ये ऋण की सुविधा भी एक तरह से 90% पैसा तो किसान के जेब से लगा ही नहीं, ऋण तो अब जैसे जैसे पैदावार होगी लग जाएगा। बाकी किसान को कहा भाई आप भी तो सीरियस बनो, 10 रुपये आप भी लगाओ, 10%। आप नहीं लगाओगे तो हमें कैसे पता कि आप इसमें वाकई में लाभ लेना चाहते हो कहीं, ठीक है ना। तो आप भी तो सीरियस दिखो हमें। तो 100 रुपये में से 60 रुपये आपका कितना हो गया, 60 रुपये ने 30-30 रुपये केंद्र और राज्य देगा, 30 रुपये का ऋण दे दिया जाएगा 30% और 10% किसान देगा। अब देखो इसमें ये पैटर्न सारा सेम है, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट के या जो पहाड़ी राज्य हैं, जैसे जम्मू कश्मीर है, ठीक है ना, जो पहाड़ी राज्य हिमाचल है, या नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं जैसे सॉरी मिजोरम है, मणिपुर है, ऐसे राज्यों में ये पैटर्न क्या रहेगा, 30-30 का नहीं रहेगा, 50-20 का रहेगा। बस इतना, 50 का नहीं रहेगा यहाँ पे। हाँ, निकोबार द्वीप 50 केंद्र सरकार देगी, 30 राज्य सरकार देगी, ठीक है ना। और 20 का वहन किया जाएगा, 20 में जब मान लो 10% का लोन। पूर्वोत्तर राज्य लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इनमें ये पैटर्न रखा जाएगा। तो थोड़ा सा ये पैटर्न ध्यान रखना आप। फिर इसके बाद में देखिए घटक सी आ जाते हैं। अब घटक बी और घटक सी में क्या अंतर है, पहले घटक सी देखोगे तो यहाँ पे ग्रिड कनेक्टेड, यानी घटक सी जो है इसमें ये कह रहे हैं कि ऐसे किसान जिनके खेतों में बिजली है, बिजली से वो अपने सोल जो पंप है, बिजली से पानी के जो पंप है, बोरिंग जिनको अपन बोलते हैं, वो चलाते हैं बिजली से। तो ऐसे किसानों को बिजली से जो पंप है ना, उनको ग्रिड से कनेक्टेड सोलराइजेशन, उनके पंपों को सोलराइजेशन किया जाएगा। उसमें उनके पास बिजली है ही नहीं तो डीजल से चलाते हैं, तो वहाँ पे स्टैंड अलोन सोलर पंप हो गया। और इनको क्या जोड़ा जाएगा कि बिजली से तो कनेक्ट है ही ये लोग, समझना, मतलब बिजली से, अभी तो बिजली से चल रही है उनकी बोरिंग, अब वहाँ पे बोरिंग के पास सोलर प्लेट लगा दी जाएगी, सोलर, और उसमें विद्युत उत्पादन होगा। तो अब जो बोरिंग है उनका जो पंप है वो किससे चलेगा, बिजली से चले, ओ सोलर से चलेगा। अब यदि सोलर प्लांट में अतिरिक्त ऊर्जा होती है तो फिर वो ग्रिड से सरकार ले लेगी। तो यानी दोहरा लाभ हो गया यहाँ पे। तो ये है 15 लाख, पहले 10 लाख थे लाभार्थी, वे किसान जो पहले से बिजली से सिंचाई करते हैं, ये बात समझ ही गए होंगे। उसमें जो डीजल से करते हैं वो किसान आ गए। इसमें उनके पास ग्रिड नहीं है, ग्रिड कनेक्टेड सुविधा नहीं है, इनके पास ग्रिड कनेक्टेड है। तो कहा ग्रिड तो है ही, तो हम सोलर पंप लगा देते हैं, आप जितना आप यूज करो कर लो, एक्स्ट्रा को हमको दे दो, हम आपको पैसे और दे देंगे। पंप को सौर ऊर्जा से चलाया जाएगा, जरूरत से अधिक उत्पादित बिजली को डिस्कॉम को बेच जाएगी। मैंने बता दिया किसानों को बिजली बिल की बचत और अतिरिक्त आय दोनों होगी। इसका सब्सिडी पैटर्न भी सेम ही है जो मैंने उसका बताया था, ठीक है ना। फिर भी मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, वही है 60% में 30-30 केंद्र और राज्य, 30% ऋण और 10% ये, बाकी ये एज इट इज मैंने केवल कट कॉपी और यहाँ पेस्ट किया है, इसके अलावा नया कुछ नहीं दिया। तो ये मैंने आपको 2 योजनाएं बताई है, आप इनको बार बार पढ़िए और पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और उसको बार बार पढ़ने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार।